Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Sandeep Ma'am. And in this today's current affairs session, we are going to cover a very important news article which was in news, right? It is related to the current gender gap report which has been published recently. तो 2025 का जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है एंड इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी like worried about. So it is like basically a wake up call for India that equality in India is not as it is deemed to be, right? So there is a huge gender gap which is existing in India which has been highlighted by current ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट. तो उसी चीज़ को हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, हु रिलीजेज दिस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट and what is the India's ranking and what does that poor ranking signifies, right? तो वो सारे एंगल्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स मूव टू द टुडेज टॉपिक, ग्लोबल जेंडर गैप. सो व्हाई दिस थिंग इज न्यूज़ in news? Because recently global gender gap report 2025 has been released and it has placed India at a ranking of 131. So out of 148 countries, India has been ranked as 131st in this global gender gap report. So basically this global gender gap reports try to measure that how much there is gap between the both the genders, right? तो कितना इक्वालिटी है कंट्री में या कितना इनइक्वालिटी है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज़ वेरी पुअर. सो ऑलमोस्ट बॉटम कंट्रीज़ में हम आ रहे हैं, राइट? 148 कंट्रीज़ में से वी आर रैंक्ड 131st. सो इट इज़ अ वेरी पुअर रैंकिंग. सो दिस रैंकिंग इज़ अ ग्रेव कंसर्न फॉर इंडिया एंड हमें इस पे देखना चाहिए कि वाई दिस रैंकिंग, वाई इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड सो बैडली ऑन दिस इंडेक्स, राइट? तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं दैट हु प्रेजेंट्स दिस रिपोर्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो WEF जो है दैट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस दिस रिपोर्ट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है एवरी ईयर. सो दिस इज़ अ एनुअल रिपोर्ट एंड हर साल ये रैंक करते हैं ऑन 4 इंडिकेटर्स, 4 डायमेंशंस पे मेजर करते हैं दैट हाउ मच जेंडर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट इन द कंट्रीज ऑन दिस 4 डायमेंशंस, राइट? सो कितना कोई कंट्री जेंडर वाइज इक्वल है, कितनी उस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी है ऑन 4 डायमेंशन. कौन कौन से 4 डायमेंशन हम अभी देखेंगे, उस चीज़ को स्टडी करते हैं अंडर दिस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, राइट? तो अभी वी नीड टू से कौन कौन से 4 पिलर्स हैं, कौन कौन से 4 डायमेंशंस पे इट मेजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़. तो कितनी व्हेन वी सी दैट हाउ मच ऑफ ईच जेंडर इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लेबर फोर्स में कितने मेन हैं और कितने विमेन हैं. वेज इक्वालिटी है कि नहीं, हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है दैट मेन आर पेड मोर फॉर द सेम वर्क. वही काम फीमेल करती है, उस काम के लिए फीमेल को लेस सैलरी दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन. सो वेज इक्वालिटी कितनी है किसी कंट्री में, उस चीज़ को मेजर करते, राइट? सो अंडर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन दे सी कि कितना उनका पार्टिसिपेशन है इन द वर्क फोर्स, कितनी परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज़ मैन एंड कितने परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज़ फीमेल. दिस इज़ मेजर्ड अंडर दिस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. वेजेस में कितनी इक्वालिटी है उस चीज़ में. एंड लीडरशिप रोल पे कितने विमेन प्रेजेंट हैं, राइट? लीडरशिप रोल क्या है, हाईएस्ट जो रैंक्ड जॉब्स हैं जैसे किसी कंपनी में CEO MD की पोजीशन, वहाँ तक क्या है विमेन पहुँच पा रही है या नहीं
उस चीज़ को स्टडी करते हैं अंडर द इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो एक वर्ल्ड वाइड जैसे फिनोमिना देखा गया है, देर इज़ वेज इन इक्वालिटी, देन देर इज़ ऑल्सो फिनोमिना विच इज़ ऑब्जर्व्ड दैट देर इज़ अ ग्लास सीलिंग इफेक्ट, that women are not allowed to and women are not promoted after a certain level of लेवल पे जब वो अचीव कर जाते हैं किसी कंपनी में, आफ्टर दैट टू द हायर पोस्ट दे आर नॉट प्रमोटेड, दिस इज़ कॉल्ड ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ये भी बहुत जो है कॉमन है, राइट। सो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लेवल पे और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लेवल पे कितना इक्वालिटी है जेंडर्स के बीच में, उसको स्टडी किया जाता है इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, राइट। सेकेंड थिंग विच इट स्टडीज इज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट कितना एजुकेशनल अटेनमेंट है दोनों जेंडर्स का, राइट। सो कितना लिटरेसी रेट है फॉर बोथ द जेंडर्स, प्राइमरी टू टर्शरी लेवल। एनरोलमेंट रेशो देखते हैं दैट हाउ मच women आर enrolling in the primary schools, secondary schools and then higher education as well। तो एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, राइट। बहुत बार देखा जाता है स्पेशली इन इंडिया एंड इन रूरल इंडिया, क्या किया जाता है दैट इफ़ देयर आर 2 चिल्ड्रन तो पेरेंट्स प्रेफर कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन को वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते हैं। कैसे, जब तक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन है स्कूल, तो तब तक तो दे एनरोल द गर्ल चाइल्ड, लेकिन टर्शरी लेवल पे जब जो देयर इज़ अ लेस सपोर्ट, तो बहुत कम जो लड़कियां हैं वो टर्शरी लेवल की एजुकेशन अटेन कर रही हैं। मोस्टली गर्ल्स आर व्हाट, उनकी चाइल्ड मैरिज भी हम देख रहे हैं, राइट। तो दे आर मैरिड ऑफ दैट कंसिडर एज बर्डन, और उनको मैरी कर दिया जाता है, राइट। तो वो सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। सो एजुकेशनल अटेनमेंट के लेवल पे, लिटरेसी के लेवल पे कितनी इक्वालिटी है, दिस इज़ ऑल्सो स्टडीड इन दिस रिपोर्ट। तो 2 चीज़ें जो इसमें अभी तक हमने समझी क्या है, फर्स्ट इज़ एट द इकोनॉमिक लेवल, सेकेंड एज द एजुकेशनल लेवल, थर्ड इज़ एट द हेल्थ लेवल। सो हेल्थ लेवल में कितना जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, उसको कंपेयर किया जाता है, राइट। कितनी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है विमेन को प्रोवाइड की जाती है, नहीं वो सब चीज़ें, कितनी सेक्स रेशो एट बर्थ, फीमेल फिटिसाइड इज़ वेरी कॉमन, राइट। सेक्स सिलेक्टिव बर्थ हो रहे हैं तो उससे क्या है, सेक्स रेशो कम है एट बर्थ। जो है देयर इज़ अ मेटा सन प्रेफरेंस इज़ ऑल्सो देयर, कि अगर पहला जो है किसी फैमिली में बेटा हो जाता है, दे डोंट गो फॉर द सेकेंड चाइल्ड। सो मेटा सन प्रेफरेंस भी बहुत देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ वेरी विजिबल फिनोमिना जो इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, राइट। सो सेक्स सिलेक्टिव बर्थ भी हो रहे हैं, फीमेल सुइसाइड भी हो रही है। देन इन प्रेगनेंसी ऑल्सो प्रॉपर केयर एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड टू वेमेन। देन क्या है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो बाद में उनकी हेल्थ को क्या है इफ़ेक्ट करते हैं। लेबर रूम में कितनी डेथ हो जाती है वेमेन की, तो वो सब चीज़ों को भी स्टडी करता है दिस ग्लोबल जेंडर गैप, एंड दे कैलकुलेट कि हेल्थ लेवल पे कितनी इनइक्वालिटी है बिटवीन द जेंडर्स, राइट। देन लास्ट थिंग जो 4th पिलर है, दैट इज़ द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। So this is also very very important. Even though women are participating in economic sector, उनका educational attainment भी है, but एक जो बहुत clear cut चीज़ देखने को हम देख रहे हैं that politically women are not that empowered। अभी भी current अगर लोकसभा में भी देखें तो very few MPs are women MPs हैं, वेरी फ्यू। तो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 12% जो है, ओनली 12% उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, राइट। सो कितनी कम है। सो पॉलिटिकली भी क्या है, देयर इज़ अ इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग। तो वर्ल्ड लेवल पे वो कंट्रीज़ का कैलकुलेट करते हैं कि हर किसी कंट्री में कितना इकोनॉमिक लेवल पे डिस्पैरिटी है, कितना एजुकेशनल लेवल पे डिस्पैरिटी है, देन एट हेल्थ लेवल, एंड फोर्थली एट पॉलिटिकल लेवल
कितना डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द जेंडर्स. दिस ऑल इज मेजर्ड इन द ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट. एंड हु प्रेजेंट्स दिस रिपोर्ट? दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एनुअली रिलीज होता है. एंड इस साल का इंडिया का रैंक क्या है, याद रखना, इट इज़ 131st. सो 131st रैंक आया, विच इज़ वेरी पुअर. सो इट मीन्स वी आर, देयर इज़ अ ह्यूज जेंडर इन इक्वालिटी. 131st रैंक क्या सिग्निफाई कर रहा है कि दैट जेंडर इन इक्वालिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, राइट. सो दिस इज़ समथिंग जो आपने समझना है. अभी नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट. सो दिस पुअर रैंकिंग से हमें क्या समझ आ रहा है? What does this poor ranking of India suggest? So first thing, it suggests that there is a structural inequality in the country, that it is not something जो superficial level पे exist कर रहा है. It is something in the very basic structure, very basic the social, economic एंड पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का, उसके वेरी फैब्रिक में इट इज़ क्या है, डीप रूटेड है. तो इट इज़ नॉट समथिंग जो एक सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ डीप रूटेड कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ अ बेसिकली अ सिस्टमेटिक फेलियर, जहाँ पे जिसकी वजह से दिस पुअर रैंकिंग हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन द दिस ईयर्स रैंक, राइट. सो इकोनॉमिक लेवल पे भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है. हेल्थ एंड सर्वाइवल अभी हमने डिस्कस किया दैट लेबर रूम में कितनी डेथ है, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट एंड प्री नेटल कोई केयर नहीं है, राइट. एंड अदरवाइज ऑल्सो जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है. तो वो सब चीज़ें. एंड देन दे आर सेइंग दैट इट इज़ नॉट जस्ट एट द सिस्टमैटिक लेवल, एट पॉलिसी लेवल वी ऑल्सो हैव शॉर्ट कमिंग्स. ऑल्दो वी आर फॉर्मिंग द पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज इज़ वेरी वेरी पुअर. सो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, राइट. अभी क्या है, गवर्नमेंट फॉर विमेन बहुत सारे हेल्थ स्कीम्स भी करती है. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत पुश करने के लिए इट्स टेकिंग सो मच स्टेप्स, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, राइट. वी आर फॉर्मिंग पॉलिसीज बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपरली. सो पॉलिसीज आर ऑन पेपर ओनली. तो जब तक वो पेपर पे हैं, जब तक ऑन ग्राउंड आपको उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, द रैंकिंग विल नॉट इम्प्रूव. सो दिस इज़ वॉट दिस थिंग इज़ रिफ्लेक्टिंग, दैट देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी. सो दिस इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक फेलियर विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट. सेकेंड थिंग जो ये रैंकिंग रिफ्लेक्ट कर रही है, इट रिफ्लेक्ट अबाउट द हेल्थ एंड द सर्वाइवल डिस्पैरिटीज़. येस, दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, जो आपने ध्यान रखना है. इसमें एक डेटा भी मैंशनड है दैट अप्रॉक्सीमेटली women from the age group of 15 to 49, they suffer from anemia. So right, so they have low blood conditions. This is something which has been reflected in the National Family Health Survey 5th, जो recent National Family हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया दैट अप्रॉक्सीमेटली 57%, सो more than half of women is suffering from anemia. So when you are anemic, you feel low energy, right? So when you feel low energy, you won't be able to like properly go to school. आपकी absentees होगी, आपकी productivity कम होगी. And also if you are anemic, maternal health is like is something जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, because it will also lead to what जो है चाइल्ड केयर भी आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे. एंड इफ़ यू आर एनेमिक, देयर वुड बी लाइक वीक चिल्ड्रन. तो जो बच्चा भी पैदा होगा दैट वुड ऑल्सो बी वीक, राइट. तो उसको भी हेल्थ केयर क्राइसिस आएंगे. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लिंक टू दिस एनीमिया, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट 57% ऑफ women आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, राइट, इन इंडिया. देन lack of investment in reproductive and preventive health care. This is also something which is especially in the rural areas, which is affecting the health of the women. So reproductive health पे कोई like awareness नहीं है. बहुत सारे टैबूज़ हैं रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो. तो बहुत सारे टैबूज़ हैं जो अभी भी हैं. नॉट यूजिंग द सैनिटरी पैड्स,
अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में लाइक वीमेन आर नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स बिकॉज उनको एक्सेसिबल भी ही नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, तो वो सब चीज़ें उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो भी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से उनकी जो हेल्थ इज़ ऑल्सो बींग इफेक्टेड. सो बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ एंड सर्वाइवल डिस्पैरिटीज़ आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द जेंडर. सो जेंडर gap do exist at health and this survival levels, right? So this is something जो हमें clear होना चाहिए. Then at economic level also there is a huge disparity between the both genders. First of all, there are like concept of non-working women after marriages, right? तो बहुत सारी women जो हैं they are forcefully made housewives, right? So उनको क्या है, they want to work, they are educated enough and they can work, but they are not allowed to work due to the patriarchy, राइट. तो वो पेट्रियार्कल जो सेटअप है वो उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को इफ़ेक्ट करता है. सी हाउ पुअर वी हैव परफॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो आउट ऑफ 148 कंट्रीज 143rd रैंक है इन द इकोनॉमिक इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में. इट मीन्स women earn less than 1/3 of male earning. So एक तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उनकी पार्टिसिपेशन उनको अलाउड नहीं किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. दे आर नॉट अलाउड टू वर्क. देन व्हेन दे आर वर्किंग दे आर गेटिंग लेस, दे आर पेड लेस. तो वेज इनइक्वालिटी भी है. Approximately they are saying that 1/3 approximately, so 1/3 they are earning as compared to men. So this is also something which is worrisome. Then workforce participation is just below 25%. So out of 100 women only 25 are working, so 75 are not working. आप एक जेंडर को completely exclude कर रहे हो from the economic participation. How can you think that the country will grow? Right? To grow we need both the genders participating equally in the economic activities. Otherwise it would be very difficult. Demographic dividend waste हो रहा है. Women who can work are not allowed to work. तो डिविडेंड वेस्ट हो रहा है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट हो रहा है. सो दिस इज़ समथिंग जो आपने याद रखना है. एट इकोनॉमिक लेवल देर इज़ अ ह्यूज डिस्पैरिटी. Then this is also important. What we see, invisible unpaid work. So women are not allowed to work in the formal employment. They are not फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का तो वो पार्ट नहीं है, बट दे आर, इट इज़ नॉट दैट नॉट वर्किंग, दे आर वर्किंग अनपेड वर्क कर रही है, जिसको केयर इकोनॉमी भी बोला जा रहा है. दैट दे आर वॉट, they are working 7 times more than women, but all that work is that unpaid work है. they are doing domestic work, right? they are taking care of the child, they are cooking, they are taking care of the house. वो सब unpaid work में they are consuming themselves, right? So they, which is limiting their ability to engage in the formal employment. and ये जो invisible work है, this is not the part of GDP, right? सो उनका जो शेयर है वो जीडीपी में काउंट ही नहीं हो रहा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग इनविजिबल वर्क. देन अनदर थिंग जो यहाँ पे हम और ऐड कर सकते हैं, दिस द डबल बर्डन. इफ़ विमेन इज़ अलाउड टू वर्क, शी इज़ एक्सपेक्टेड कि वो घर का भी सारा काम करे और अकेले करे, राइट? सो ऑफिस का काम भी करे एंड घर का काम भी करे और वो चाइल्ड केयर भी करे. वो सारा बर्डन किस पे आ रहा है? विमेन पे आ रहा है. सो डबल बर्डन इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग द ability of women to engage in the formal employment, because जब बहुत burden होता है तो women choose to like what skip from the formal employment. तो उसकी वजह से भी they are in return moving to what, unpaid work only, right? so ये सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकली भी जो है women की पार्टिसिपेशन को इफ़ेक्ट कर रही हैं. patriarchy is working affecting this thing. then this unpaid work पे जो उनका exertion हो रहा है, that is also limiting their ability to work. and then this thing of double burden, right?
of work. So वो सब चीज़ें are affecting the economic participation of the women in the economy. And then this is basically, so this poor ranking, 131st out of 148th rank, is nothing but it is basically a demographic warning. It is how it is demographic warning, that you are wasting 50% of the population. You are not empowering them, right? So जैसे जैसे the population is aging, fertility भी decline करेगी, women also need to be the part of workforce, right? जिससे क्या है, dependency burden कम होगा. एंड लेबर फोर्स क्या है, एक्टिवली उसमें क्या है, women should also actively part in the labor force, otherwise there would be a problem of shrinking labor force, जो हमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिल रही है, राइट? सो इंडिया विल ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम if we are not still allowing women to work in the formal sector. So इससे क्या हम समझ रहे हैं, that gender equality is not something जो is a moral responsibility. It is something which has now become the economic as well as demographic necessity of the country. If you are not promoting gender equality, you are going to be at the receiving end as a country. As an economy, you are going to be in a hindering position if you are not allowing the gender equality. So this is something which is a demographic warning for India as well. And then we also need to understand that we have to move from slogans to systems. So beti padhao, beti bachao and women health care pe ya women empowerment pe itna country mein all these slogans and itna campaigns hota hai, but what is required is the actual implementation of all these policies. So it requires real investments and it requires real structural reforms, right? You need to work on public health sector and you need to focus on maternal health and preventive